नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम स्टडी में स्वागत। तो साथियों, अब इस क्लास में हम देखेंगे कि जो हिंदी साहित्य है उसका अध्याय तीसरा, यह द्वीप अकेला मैंने देखा एक दिन, इसकी सप्रश्न व्याख्या और शब्दार्थ विशेष देखेंगे साथियों। हमने पहला पार्ट देख लिया, इसका दूसरा पार्ट आज देखेंगे साथियों। ओके, शुरू करते हैं क्लास शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी विनती है साथियों कि आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी को सब्सक्राइब करें ताकि सभी क्लासेस आप तक पहुंच जाए और किसी भी क्लास से आप वंचित ना रहे साथियों। तो शुरू करते हैं सप्रसंग व्याख्या। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे साथियों। कविता दी गई उसको पढ़ेंगे। तो देखो साथियों, यह द्वीप अकेला स्नेह भरा है, भरा, दोबारा सुनो। यह द्वीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। यह जन ही गाता गीत, जिन्हें फिर और कौन गाएगा। पन डुब्बा ये मोती सच्चे, फिर कौन करके लाएगा। यह समिधा ऐसी आग हटेला बिरला सुलगाएगा। यह अद्वितीय यह मेरा, जह में स्वयं विसर्जित। यह द्वीप अकेला स्नेह भरा है, इसमें बड़ा है गर्व बड़ा मधुमाता, पर इसको भी पंक्ति दे दो। ओके साथियों, तो सबसे पहले हम शब्दार्थ देखेंगे। तो देखो, इसने यानी तेल प्रेम, इसने यानी कि क्या होते हैं, तेल प्रेम संबंध प्यार प्रेम, इस प्रकार से। मधुमाता मस्ती में भरा हुआ, पर डुब्बा गोताखोर एक जल पक्षी जो पानी में डूब डूब कर मछलियां पकड़ता है। कृति भाग्यवान समिधा यज्ञ की लकड़ी, बिरला बहुतों में एक, अद्वितीय अनोखा विसर्जित त्यागा हुआ। ओके, आगे समझ में पढ़ेंगे हम प्रसंग। तो देखते, प्रस्तुत पंक्तियां प्रसिद्ध प्रयोगवादी कवि अज्ञे द्वारा रचित कविता यह द्वीप अकेला से अपहृत। किससे? यह कवि दीप अकेला से यह कविता ले गई है। यह कविता अज्ञे की रचना बावरा अहेरी से संकलित है। इस कविता में अज्ञे एक ऐसे द्वीप की बात करता है जो उसने से भरा है, गर्व से भरा है, मध्य माता भी है किंतु अकेला है। यानी कि स्नेह से भरा है, गर्व से भरा है, मधुमाता से भी भरा हुआ है, किंतु वह अकेला, यानी कि अपने आप को अकेला महसूस कर रहा है। कवि चाहता है कि इस अकेले द्वीप को भी पंक्ति में शामिल कर लिया जाए, इसको इसकी महत्ता और सार्थकता बढ़ जाएगी। महत्ता यानी कि महानता, इसका सम्मान भी बढ़ जाएगा, गर्व से सिर ऊंचा हो जाएगा। द्वीप का पंक्ति में विलय ही उसकी ताकत है, उसकी सत्ता का सार्वभौमिकरण है। ठीक यही स्थिति मनुष्य की भी है। उसके बाद सब कुछ होता है लेकिन फिर भी वो अकेला महसूस करता है। अब देखेंगे व्याख्या। तो देखो साथ, कवि कहता है कि यह द्वीप अकेला है, यह इसमें और गर्व से भरा हुआ है, और यह मध्य माता भी है, अर्थात यह अहंकार के मस्ती में चूर है। मध्य माता है, अहंकार है, इसमें अहंकार भरा हुआ है, फिर भी यह अकेला है। अतः इस द्वीप को पंक्ति में शामिल करने की आवश्यकता है, अर्थात मनुष्य की व्यक्तिगत सत्ता को सामाजिक सत्ता के साथ जोड़ दो। यानी कि एक व्यक्ति है, यानी कि एक गांव में उसमें एक व्यक्ति है और उसके पास पैसा है, सम्मान है, लेकिन गर्व से, यानी कि जो मदमाता, यानी कि उसमें अहंकार है, घमंड है, इसलिए वह अकेला है, यानी कि अकेला महसूस कर रहा है। इसलिए कवि कहना चाहता है कि उस द्वीप को भी एक पंक्ति में जोड़ दिया जाए ताकि उसकी भी महानता बढ़ जाए। ओके, यह गीत गाता हुआ मनुष्य है, यह गीत गाता हुआ मनुष्य है, इसे भी समूह में शामिल कर लो, नहीं तो इन गीतों को और गाएगा। यह जल में डुबकी लगाने वाला है, ऐसा गोताकार है जो सागर की अतः गहराई में जाकर सच्चे मोती निकल कर लाता है। यानी कि जल में गोता खाने वाला है, यानी कि जल में मरने वाला है, आत्महत्या करने वाला है। इसी भी साथ ले लो, नहीं तो कौन कुशल व्यक्ति सच्चे मोतियों को ढूंढ कर लाएगा। अर्थात इसे भी समाज में सम्मिलित कर लो, इससे इसका और समाज का दोनों का लाभ हो जाएगा। उसके साथ ही क्लियर हुआ, इस प्रकार से मनुष्य के बारे में बतलाना चाहता है। यह वह जलती हुई हवन की संविधा की लकड़ी है जो ने वह सभी संविधाओं में अद्वितीय स्थान की और अधिकारिणी है। इसके जैसा काम कोई दूसरा नहीं कर पाएगा। ये मेरा स्व का भाव, यानी कि अपना भाव है। इसे अपनी व्यक्तिगत सत्ता को कायम रखते हुए सामाजिक सत्ता में विलय होता है, यानी कि इसे शामिल कर लो। यह द्वीप अकेला है, स्नेह से भरा हुआ, गर्व से भरा हुआ, अहंकार के नशे में चूर, इसके बावजूद उसे पंक्ति में जगह दे दो, अर्थात व्यष्टि का समाविष्ट में विलय कर लो, यानी कि इस व्यक्ति के रूप में जगह दे दो। क्लियर?
अब देखेंगे विशेष। तो देखो, कवि ने व्यक्तिगत सत्ता को सामाजिक सत्ता के साथ जोड़ने का संदेश दिया। क्या है, जो व्यक्तिगत सत्ता है उसे समाज के साथ जोड़ने का संदेश दिया है। यह विलय इसकी सत्ता का सार्वभौमिक भूमिका है। गाथा गीत कौन करती में अनुप्रकाश अलंकार है। कौन सा अनुप्रकाश। प्रतीकात्मकता का समावेश है, द्वीप व्यक्ति का तथा पंक्ति समाज का प्रतीक। ओके, प्रति किसका, पंक्ति किसका, प्रति किसका दियो, समाज का आंसर दियो। रूपक अलंकार का भी प्रयोग किया गया है, भाषा में लाक्षणिकता का प्रयोग हुआ है। रूपक अलंकार और अनुप्रकाश दोनों ही इसमें सम्मिलित किया गया है साथियों। क्लियर हुआ। अब पढ़ेंगे हम दूसरी कविता। तो शुरू करते हैं दूसरी कविता को। तो देखो साथियों, यह मधु है स्वयं काल की मोना का युग संचय, यह गोरस जीवन कामधेनु का अमृत उत्पये, यह अंकुर पोड़ दरा को रवि को तख्ता नेवे, यह प्रकट स्वयंभू ब्रह्म अद्भुत इसको भी शक्ति दे दो, यह द्वीप अकेला इसमें बड़ा है घर भरा मधुमाता, पर इस पंख इसको भी पंक्ति में जगह देना। ओके साथियों, तो शुरू करते हैं इसका भी सब प्रश्न व्याख्या। सबसे पहले शब्दार्थ देख लेते हैं। मधु यानी कि शहद, गोरस दूध दही, कामधेनु एक गाय जिसके दूध को पीने से कामनाएं पूरी हो, अच्छी शिक्षा प्राप्त हो, अच्छा शरीर मिले, हड्डियां मजबूत हो, उसे कामधेनु कहते हैं। ओके साथियों, मोना टोकरा पिटारा, पय दूध निर्भय निडर, प्रकृत स्वाभाविक प्रकृति के अनुरूप, स्वयंभू स्वयं पैदा हुआ ब्रह्मा, अमृत पूत पूत पय देवदूत पय अर्थात अमृत, अयुत है प्रत्यय अस्थिबंध है। ओके, इस वचन को ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, व्याख्या देखेंगे हम। कवि कहता है कि यह मधु है यानी कि शहद है, इसे काल के टोकरे में युग युग तक स्वयं संचित किया जा सकता है। शहद को हम बहुत दिनों तक युगों युगों तक इकट्ठा कर सकते हैं साथियों। यह एक ऐसा दूध है जो जीवित रूपी कामधेनु का अमृत पेय है। यह वह अंकुर है जो धरती को फोड़कर निर्भयता पूर्ण सूर्य की ओर देखता है। ये प्रकृति के अनुरूप स्वयं पैदा होता है, ब्रह्म आवश्यकता पृथक है, यानी कि अनुरूप इस प्रकृति के अनुसार यानी कि मधुमक्खी पैदा करती है और यह प्रकृति में ही पैदा होता है, प्रकृति के अनुरूप स्वयं पैदा हो जाता है। और दूध भी होता है जो भी प्रकृति की देन है, जो गाय के अंदर पैदा होता है। ओके साथियों, इसको भी शक्ति दे दो, तात्पर्य यह है कि व्यक्ति में सारे गुण व शक्तियां विद्यमान है, वह स्वयं पूर्ण है, फिर भी समाज के साथ उसकी अंतर्गता से समाज मजबूत होगा। समाज ये व्यक्ति कभी बतलाना चाहता है कि जो व्यक्ति होता है इसमें सभी प्रकार के ज्ञान पर सम्मिलित है, लेकिन वह समाज में उसका उपयोग नहीं करता है। अंतर्गनता से समाज मजबूत होगा, यानी कि जो उसका जो ज्ञान है दूसरे को अंतर के समान से बांटेगा तो समाज और मजबूत होगा। ये समाज के संदेश देना चाहता है। यह भी कहता है कि यह अकेला स्नेह से पूर्ण गर्व से भरा हुआ है, इसमें अहम भाव भी है, पर इसको पंक्ति में जगह दे दो, अर्थात अकेले व्यक्ति को समाज में सम्मिलित कर लो। समाज में इसके विलय समाज से राष्ट्र मजबूत होगा। यदि इसको समाज में सम्मिलित कर लिया जाएगा तो समाज और राष्ट्र यानी कि समाज और देश दोनों मजबूत होंगे साथ ही। क्लियर। अगली विशेष है कि इस काव्यांश में दीप की उपमा अनेक वस्तुओं को दी गई है। जीवन कामधेनु में रूपक अलंकार है, संस्कृत के शब्दों का प्रयोग किया गया है, प्रतीकात्मकता का समावेश है, लाक्षणिक प्रयोग वे जीवन कामधेनु। यदि किसी में इस प्रकार से ज्यादा चिन्ह आता है, इससे जीवन आया है और फिर इस प्रकार से कामधेनु उपयोग, इसमें कौन सा है, रूपक। इस प्रकार से जो भी आता है ओके योजिक चिन्ह, उसमें रूपक अलंकार पाए जाते हैं। देता तीसरी कविता है कि यह वह विश्वास नहीं जो अपनी लघुता में भी कांपा वह पेड़ा, जिसकी गहराई को स्वयं उसी ने नापा, उत्साह अपमान अवज्ञा के धुंधुआते कड़ुए तप में, यह सदा द्रवित चिर जागरूक अनुरप नेत्र, उलम्ब बाहु यह चिर अखंड अपनाया, जिज्ञासु प्रबुद्ध सदा श्रद्धा मैं इसको शक्ति को दे दो, यह द्वीप अकेला समय भरा है गर्व भरा नर माता, को भी पंक्ति में जगह दो। ओके, अब पढ़ेंगे इसमें शब्दार्थ। तो देखो, लघुता छोटापन, पीड़ा दुख, उत्साह निंदा घृणा, अपमान बेइज्जती, तम अंधकार, द्रवित पिघला हुआ, उलम्ब बाव उठी हुई बाह डाला। क्लियर। इसमें ज्यादा पढ़ने की जितने प्रश्न, यदि हम किसी एक कविता होती है उसमें एक में पढ़ लेते हैं तो ज्यादातर पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, बस उसमें थोड़ा सा सार होता है जो व्याख्या होती है उसका, दो या तीन लाइन। ओके, देखो व्याख्या। कवि कहता है कि दीपक यह उस विश्वास का क्या है, कवि कहता है कि यह दीपक उस विश्वास का ही है एक रूप में जो अपने छोटे होने के बावजूद कांपता नहीं,
ओके, ये वह पीड़ा है जिसकी गहराई को उसने स्वयं नाप लिया, अर्थात दीपक उसी व्यक्ति में आत्मविश्वास भरा हुआ है, उसमें गहरे दुख को भी सहन करने की क्षमता हो। यानी कि कभी करना चाहता है कि जो दीपक होता है, प्रकाश उसी व्यक्ति के अंदर होता है जिसमें अपने आप में आत्मविश्वास होता है कि मैं इस कार्य को परिपूर्ण कर सकता हूँ, यानी कि दुख को भी झेलने को तैयार रहता है। यानी कि दीपक उसी के अंदर होता है साथियों में। अगले हैं कि निंदा अपमान अनादर के धुंधुवाले कठोर अंधकार में यह हिस्सा द्रवित, यानी कि जो कवि कहता है कि जो व्यक्ति निंदा अपना अपमान अनादर इनसे ठोकरे खाता है और फिर भी द्रवित यानी कि पिघलता रहता है, कठोर न बनता है, उससे ही वही क्या है, वही व्यक्ति उसके बारे में बतलाया है। अतः करुणा से भरा हुआ हो, दीर्घकाल से जागरूक हो, अनुराग युक्त नेत्रों वाला, गले लगाने को उठी हुई बाहों वाला और दिव्य समय के लंबे समय से परिपूर्ण आत्मीयत से भरा हुआ है, गर्वित से भरा हुआ है, लेकिन फिर भी वो कठोर नहीं बनता है। यह ज्ञान प्राप्ति के लिए उत्सुक जागृत श्रद्धा से युक्त उसको भक्ति दे दो, यानी कि शक्ति दे दो, भक्ति ने शक्ति दे दो। यह द्वीप अकेला है, इस वही शादी देकर प्रमेय जगत में है। विशेष है कि इस काव्यांश में व्यक्ति और समाज के संबंधों की व्याख्या की गई। द्वीप का प्रतीकात्मक प्रयोग दर्शनीय है, लाक्षणिकता का समावेश है, तत्सम शब्द का बहुत भाषा प्रयोग किया गया है, बहुधा भाषा है कि बहुत ज्यादा भाषा में प्रयोग किया गया है। स शब्द चयन अत्यंत सटीक है, बिल्कुल समझ में गए हैं। अब दूसरी कविता है कि मैंने देखा एक बूंद, क्या देखा है, एक बूंद को मैंने देखा है साथ में। कवि किस प्रकार से व्यक्त करता अपने भाव, मैंने देखा एक बूंद सहसा उछली सागर की झाग से, रंग गए क्षण भर ढलते सूरज की आग से, मुझको दिख गया सोने विराज के सम्मुख, हर आलोक चोबा अपनापन है विमोचन के दाग से, जिससे नश्वरता के दाग से। देखो शब्दार्थ, सहसा है कि अचानक, सागर समुद्री, विराट बहुत बड़ा, ब्रह्म परम सता, सम्मुख सामने, आलोक प्रकाश, उन्मोचन मुक्ति दीदा करना, नश्वरता नाशवान नष्ट करने वाला। क्लियर। आप देखेंगे प्रसंग, तो शुरू कर देंगे प्रसंग, हम बहुत बड़ा प्रसंग दिया गया इस कविता में। तो देखो, प्रस्तुत लघु कविता प्रयोगवाद के जनक कवि अक्षय द्वारा रचित है। किसके द्वारा, अघे द्वारा ये कविता रचित है, शंकराचार्य के द्वारा। उनकी यह कविता अरि ओ करुणा प्रभामय में संकलित, किसमें, अरि ओ करुणा प्रभामय में ये कविता संकलित है, किसमें, सम्मिलित है। इस कविता में अघे ने समुद्र से अलग प्रतीत होती बूंद की दक्षिण भंगुरता को व्याख्यात किया है, यानी कि जब समुद्र से एक बूंद अलग होती है और आसमान में जो सूर्य होता है उसकी आग में विलय हो जाती है, उसके बारे में वर्णन किया है। ये क्षण भंगुरता बूंद की है, समुद्र की नहीं। पूर्ण क्षण भर के लिए डलते सूरज की आग में रंग जाती है। क्षण भर का यह दृश्य कवि को दर्शने की तत्व सरल से समझा जाता है, यानी कि जो ये दृश्य होता है वो कवि को दर्शने के लगता है। विराट यानी कि बड़ा, सम्मुख बूंद का समुद्र से अलग दिखना, नश्वरता के दाग से नष्ट होने के बोझ से मुक्त का एहसास है। इस कविता के माध्यम से कवि के जीवन में क्षण के मध्यम को महत्व को क्षण भंगुरता प्रतिपादित किया है, यानी जो कवि ने अपने जीवन के बारे में इस कविता में समझाया गया है, इस क्षण के यानी कि इस समुद्र के कण के माध्यम से। तो देखो सारी व्याख्या देखेंगे। तो देखो, एक दिन कवि ने संध्या की अरुणा में बेला में देखा, अरुणिमा बेला में देखा कि अचानक समुद्र के जाग होता है, जो समुद्र में जाग होता है उसके बीच में से एक छोटी सी बूंद उछली और पुनः उसी में समा गई। आज भी उस बूंद का अस्तित्व क्षणिक है, तथा भी निरर्थक कथा ही नहीं था, यानी कि जो वो बूंद थी वो आज भी उसका मान है, आज भी ये ऐसा ही होता है, निरर्थक कथा ही नहीं है, यानी कि तथा निरर्थक कथा ही नहीं है, ये बात बिल्कुल असत्य नहीं है, सत्य है। इसका कारण यह है कि वह बूंद एक क्षण में अस्त होते सूर्य की स्वर्णिमा रश्मियों के द्वारा रंग हो गई और स्वर्ण की भांति चमक उठी थी। कभी इस दृश्य को देखकर एक दार्शनिक की खोज में लीन हो जाता है। व्यक्ति की स्थिति भी समिष्ट में ऐसी रहती है जैसे सागर में बूंद की, लेकिन जैसे जैसे बूंद बूंद से समुद्र बनता है, वैसे वैसे व्यक्ति से मिलकर व्यक्ति का समाज निर्माण करता है, अतः व्यक्ति को नकारा नहीं जा सकता है। और आगे बताना चाहता है कि जैसे जैसे एक बूंद बूंद से सागर बनता है, सागर से महासागर बनता है, उसी प्रकार समाज में भी एक बच्चे से व्यक्ति, व्यक्ति से वो एक समाज बन जाता है, व्यक्ति व्यक्ति एक बहुत बड़ा समाज बन जाता है। इस प्रकार से इन सब व्यक्ति को नकारा नहीं जा सकता। बूंद का इस प्रकार चमक कर समुद्र में विलीन हो जाना कवि को आत्मबोध कराता है।
कि आज भी विराट सत्ता, बहुत बड़ा सत्ता शून्य या निराकार है, तथापि मानव जीवन में आने वाले मधुर मिलन के आलोक से दीप्त क्षण मानव को नश्वरता के कलंक से मुक्त कर देते हैं। आलोकमय क्षण की स्मृति उसके जीवन को सार्थक कर देती है। कवि को खंडित में भी सत्य का दर्शन हो जाता है, वह आश्वस्त हो जाता है, वह अपने क्षणिक नश्वर जीवन को भी बूंद की भांति अनश्वरता और शाश्वतता प्रदान कर सकता है। उसकी स्थिति वैसी सात्विकता है जैसी उसे साधक की थी जो पाप से मुक्त हो गया था। सात्विक क्लियर हुआ? तुमने व्याख्या पढ़ ली। अब देखेंगे विशेष। इस कविता में कवि ने क्षण के महत्व को, क्षण भंगुरता को प्रतिष्ठित किया है। यह कविता प्रयोगवादी शैली के रूप के अनुरूप है। यह कविता प्रतीकात्मकता के लिए हुए है। इसमें बूंद व्यक्ति का और सागर समाज का प्रतीक है। बूंद व्यक्ति का है और सागर समाज का है। सागर और सागरों से मिलकर महासागर बनते हैं, बूंद बूंद से व्यक्ति बनता है। ओके, कवि ने व्यक्तित्व की प्रतिष्ठा की है। कवि पश्चिम के अस्तित्ववाद से प्रभावित है। ढलते सूरज की आग में आग का प्रयोग आलोक है, अर्थ में अभी साबी पर आए। क्लियर है साथियों? ये कविता यानी कि अध्याय तीसरा भी हमारा कंप्लीट हो चुका है यार। कल हम इसके क्या देखेंगे? प्रश्न देखेंगे साथियों। ओके, तीन तीन इसके एक इसके चारों कविताएं कंप्लीट हो चुकी है, चारों टॉपिक है। ओके साथियों, अच्छे तरीके से याद करना है, अच्छे तरीके से गिरफ्तारी करना है। ओके साथियों, जय हिंद जय भारत।